यार चेतन को तो पुलिस ने हथकड़ी लगाई थी, बट सिया गोयल को क्यों नहीं लगाई? सिया गोयल को हथकड़ी इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि हमारे देश में उसके लिए भी एक लॉ है। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी इलीगल है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राइट की जो हर इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। हमें लगता है कि जब जुर्म इतना बड़ा है तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट किस बात का? क्या पुलिस फेवरेटिज्म दिखा रही है या फिर ये एक हाई प्रोफाइल केस है इसलिए हथकड़ी नहीं लगाई गई? सिया गोयल को हथकड़ी नहीं लगाएगी, उसका आंसर ये है बिकॉज देयर आर टू रीजंस। बिकॉज women आर कंसिडर्ड मोर वल्नरेबल इन दी सोसाइटी और उनकी डिग्निटी को भी हायर पेडेस्टल पे इंडियन लॉज और इंडियन सोसाइटी समझती है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हथकड़ी नहीं लगाई गई होगी। क्या आपको अंदाजा भी है कि पुलिस की इस एक्शन के पीछे कौन सा स्ट्रिक्ट लॉ छुपा है? लेट्स बर्स्ट द बबल। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि जब भी कोई इंसान एक क्राइम कमिट करता है तो सीन में तुरंत पुलिस की एंट्री होती है। अब जब पुलिस आती है तो हथकड़ियां यानी कि हैंडकफ्स पहनाकर उस क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। बट डू यू नो दैट लॉ ऑपरेट्स डिफरेंटली? अगर आपको भी लगता है कि पुलिस जब चाहे तब किसी को हथकड़ी लगा सकती है तो आप गलत हैं। हियर्स द रियलिटी चेक। हमारे देश के नए क्रिमिनल लॉ यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की सेक्शन 43 के सबसेक्शन 3 ने पुलिस को ये पावर जरूर दी है कि मर्डर, रेप या फिर टेररिज्म जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को अरेस्ट करते वक्त या फिर कोर्ट में पेश करते वक्त हथकड़ी लगाई जा सकती है। बट हियर्स द लीगल कैच। इस पूरे कानून में मे वर्ड का यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि पुलिस का हथकड़ी लगाना कोई मैंडेटरी काम नहीं है बल्कि एक डिस्क्रिशन है। जब मे वर्ड का यूज होता है तो जनरल जो लिटरल इंटरप्रिटेशन किसी भी लॉ का होता है उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास या कंसर्न पुलिस ऑफिसर के पास या पुलिस अथॉरिटी के पास कंपल्शन नहीं है कि उसे हैंडकफिंग करनी ही है। तो ये फर्दर प्रोटेक्टिव मेजर है कि शैल वर्ड का यूज़ नहीं है कि अगर ये सर्कमस्टेंसेस मीट हो भी रहे हैं तो भी आपको हैंडकफिंग करनी ही है। ये सर्कमस्टेंसेस मीट हो रहे हैं तो भी आपको अगर ये लगता है कि एस्केप होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप उन्हें हैंडकफिंग नहीं भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है। अगर मान लीजिए मे की जगह शैल लिखा होता तो हम लोग डेफिनेटली इस बात को कह सकते थे कि इन सर्कमस्टेंसेस में एक डिस्क्रिशन भी पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया गया है कि अगर उसे लगता है कि यहाँ पर मुझे हैंडकफिंग करने की जरूरत नहीं है तो भी मुझे करना पड़ रहा है। कानून की नजर में सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स और आर्टिकल 21 की राइट टू डिग्निटी से जुड़ा हुआ मामला है। लेट्स ब्रेक डाउन द रूल्स। दिल्ली पुलिस और कई स्टेट्स के रूल्स के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान को कोर्ट के प्रायर परमिशन के बगैर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के 1980 वाले ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी आरोपी को रूटीन तरीके से हथकड़ी पहनाना उसकी ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें इतना स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन कि किन केसेस में आप हैंडकफिंग कर सकते हैं ये समझाया नहीं गया था। उस पर्टिकुलर जजमेंट को फर्दर ये प्रोविजन जो है वो स्ट्रेंथन करता है क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस बताता है और लिमिट करता है कि सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में हैंडकफिंग हो सकती है। प्रैक्टिकली हैंडकफिंग की जरूरत सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस में पड़ती है या सिर्फ एक उसी सर्कमस्टेंस में पड़ती है जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो अक्यूज है या ये कन्विक्ट है वो इंडिविजुअल कोर्ट की कस्टडी से पुलिस की कस्टडी से भाग सकता है। अगर भागने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हैंडकफिंग की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये बात बोली है कि अगर आप हैंडकफिंग करते हैं किसी इंडिविजुअल की तो आप उसकी डिग्निटी को अफेक्ट करते हैं, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस केस में जो कैटेगराइजेशन 43 सबसेक्शन 3 में हुआ है उनमें उन्होंने ये बताया है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, अगर कोई इंडिविजुअल हैबिचुअल ऑफेंडर है या कोई इंडिविजुअल की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा सीवियर है कि वो एस्केप कर सकता है। द कोर्ट लिटरली कॉल्ड इट अ जूलॉजिकल स्ट्रेटेजी, यानी इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव। कोर्ट ने साफ किया कि किसी को भी किसी ठोस वजह के बगैर हथकड़ी लगाना क्रूरता है। हाल ही विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कोर्ट ने रीइंफोर्स किया कि जब तक आरोपी के भागने का खतरा यानी कि एस्केप रिस्क या फिर कस्टडी में आरोपी वायलेंट नहीं हो रहा है तब तक आप उसे हथकड़ी नहीं लगा सकते। और कुछ केसेस में ये सजेशन कोर्ट ने खुद भी दिया है। लेटली ये केस थे जिसमें एक इंडिविजुअल को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे थे लेकिन उनको हैंडकफ करते हुए ले जाया गया था। ये 2025 का ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें हैंडकफ करते हुए ले जाया गया था और उनको जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा था तब भी उनको चेन से बांध दिया गया था। इस तरह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला था कि इन सब केसेस में कंपनसेशन भी अथॉरिटीज़ के द्वारा उस इंडिविजुअल को जिसके साथ ये
इनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट हुआ है उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। पहला, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी का कारण। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 का सबसेक्शन 1 आपको ये पावर देता है कि पुलिस आपको बिना वजह बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही पुलिस एक अरेस्ट मेमो भी तैयार करती है जिसमें डेट, टाइम और विटनेस के सिग्नेचर्स होते हैं। सेकंड, राइट टू अ लॉयर यानी कि वकील की सलाह। अरेस्ट होते ही आपको अपने फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का पूरा हक है। साथ ही इंटरोगेशन के दौरान आप अपनी चॉइस के लॉयर से एडवाइस भी ले सकते हैं। थर्ड इज मेडिकल चेकअप। अरेस्ट के बाद पुलिस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं ताकि कस्टडी में हुई कोई फिजिकल मारपीट या फिर कोई फिजिकल टॉर्चर ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो सके। फोर्थ इज द 24 आवर रूल। पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती। साथ ही ट्रैवल टाइम को हटाकर 24 घंटे के अंदर ही अंदर पुलिस को आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। फिफ्थ इज राइट टू स्टे साइलेंट यानी कि चुप रहने का अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 3 के तहत आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आपको कोई गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और तो और पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, तो इंटरोगेशन के दौरान आपके पास चुप रहने का पूरा हक है। सर, कुछ ऐसी टिप्स एंड रेमेडीज बताइए जिससे हमारी ऑडियंस जो है उसके साथ अगर कभी कुछ ऐसा हो तो वो बच सके। मैं इसमें दोनों पर्सपेक्टिव से आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। पहला रहेगा अक्यूज के पर्सपेक्टिव से। अक्यूज के पर्सपेक्टिव से उसके पास राइट टू रिमेन साइलेंट है। उसे जो भी एविडेंस या जो भी उसका डिपोजिशन इनक्रिमिनेट करता है वो उसे कहीं भी नाइदर इन कोर्ट ना ही उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने बताने की कोई ज़रूरत है। वहाँ पर वो साइलेंट रह सकता है। अक्यूज के पास उसे ये सबसे ज़रूरी है साइकोलॉजिकली भी समझना कि अनटिल हिज ऑफेंस इज corroborated or supported by the evidence, he is considered innocent in the eyes of law. The provision is, the principle is, until proven guilty, you are innocent. अगर हम लोग विक्टिम के एस्पेक्ट से इस चीज़ को समझें तो विक्टिम के पास भी मल्टीपल राइट्स अवेलेबल होते हैं। वो हर एक स्टेज पे जहाँ उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी रह गई है, जहाँ उसे ये लगता है कि कोई इंडिविजुअल को उसके राइट्स जो हैं उसका उन्होंने मिसयूज़ करा है, या कभी कभी टेक फॉर एन एग्जांपल कोई अक्यूज़ होते हैं वो अपनी जब उन्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल अगर बेल मिल जाती है वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो एट एनी स्टेज ऑफ टाइम अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ, प्रोसीजरल लॉ जो हमारे पास अवेलेबल हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें कोर्ट के सामने अप्रोच कर सकता है और कोर्ट के संज्ञान में ये बात लेकर आ सकता है कि यहाँ पे अक्यूज़ ने इस तरह से जो भी उसको बेनिफिट लॉ के थ्रू मिले हैं उसका कैसे अब्यूज़ किया है या मिसयूज़ किया है। अगर आपको ये लीगल अवेयरनेस अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे लीगल। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में ये भी लीगल के लिए। देखते रहिए जिंदाबाद।